मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभी हिस्ट्री क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफार्म से हिंदी टीजीटी, पीजीटी तथा एलटी के लिए क्लास चल रही थी और कुछ मित्रों की डिमांड आ रही थी कि सर सामान्य हिंदी की भी क्लास चलाइए। ठीक है, कई दिनों से लोगों की डिमांड आ रही थी कि सामान्य हिंदी की सर यूपीएसआई और पुलिस के लिए जो है कि विशेष करके सामान्य हिंदी की क्लास चलाइए। तो मित्रों की डिमांड को जो है कि ध्यान में रखते हुए जो है आज से इस प्लेटफार्म से मैं सामान्य हिंदी की क्लास शुरू कर रहा हूं मित्रों। और सामान्य हिंदी की क्लास के इस क्रम में जो है कि आज सिर्फ जो है कि सामान्य हिंदी का परिचय हो पाएगा इस वीडियो में। इसके बाद अगली वीडियो से आप लोगों को जो है कि सामान्य हिंदी की क्लास मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी में देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से सामान्य हिंदी पढ़ाते हैं। हाँ, तो कुछ पार्टों को पढ़ा देते हैं, कुछ पार्ट छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग जो है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। यहाँ जो है कि सामान्य हिंदी की आपको जो है कि शून्य से शिखर तक की क्लास मिलेगी। यानी वर्णमाला से लेकर के जो कुछ भी सामान्य हिंदी में होता है सब जो है कि आपको एक जगह मिलेगा। और चाहे जो भी परीक्षा आप देंगे, चाहे यूपीएसआई दे रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस दे रहे हैं, चाहे लेखपाल दे रहे हैं, चाहे यूपी टेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, कहीं भी जो है कि आप परीक्षा में बैठिए, सामान्य हिंदी से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अभी हाल ही में जो है कि कल यूपी टीईटी की परीक्षा हुई और चूंकि हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है टीजीटी की भी और सामान्य हिंदी की भी, तो जो हमारे छात्र थे सामान्य हिंदी पढ़ने वाले सभी जो है कि कमेंट करके बता रहे थे कि सर पूरा क्वेश्चन जो है कि नोट से मिला है। और निश्चित रूप से 30 का 30 क्वेश्चन जो है कि नोट से मिला है, हमारे हूबहू नोट से मिला है जो ऑफलाइन क्लास में चला रहे थे। हालांकि अभी जो है कि ऑनलाइन क्लास तो नहीं चल रही थी सामान्य हिंदी पर, लेकिन टीजीटी की क्लास चल रही थी। आज से जो है कि मित्रों की डिमांड पर ही जो है कि सामान्य हिंदी की क्लास भी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ जो है कि सामान्य हिंदी में जो है कि इसका परिचय हो पाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आता है सामान्य हिंदी के अंतर्गत और किस किस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और इसकी अगली वीडियो इसके बाद जो आएगी वहां से जो है कि हम सामान्य हिंदी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बस देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है सामान्य हिंदी के अंतर्गत, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, उन बिंदुओं पे हम लोग जो है कि थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मित्रों सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम जो है कि वर्णमाला पे चर्चा करते हैं। ठीक है, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला यानी वर्णमाला का मतलब वर्णों की माला। वर्णों की माला का मतलब क्या होता है कि वर्णों का एक सिस्टम क्या है, वर्णों का एक क्रम क्या है। ठीक है, हाँ, वर्णमाला किसे कहते हैं, इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो अलग अलग रूप से देखेंगे तो इसको हम जो है कि स्वर कहते हैं, इसको व्यंजन कहते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से देखेंगे तो वर्णमाला के अंतर्गत आपका स्वर और व्यंजन दोनों आ जाता है। तो शॉर्ट में देख लेते हैं कि जैसे कि सामान्य हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 52। यदि स्वर की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे 11। यदि व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आप बताएंगे कितना? 33। ठीक है, तो इन 52 वर्णों पर वर्णमाला में जो है हम लोग इन 52 वर्णों पर जो है कि चर्चा करेंगे कि हिंदी के कौन कौन से 52 वर्ण हैं, इनकी क्या विशेषता है, इनको अन्य और किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्वर पे चलेंगे। स्वर में देखेंगे कि स्वर क्या होता है। मित्रों, स्वरों की संख्या कितनी है, सबसे पहले बता दिया गया। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अब स्वर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार से स्वर को वर्गीकृत किया गया है। जैसे मुख्यतया देखेंगे तो स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से जो है कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर। ह्रस्व में जो है कि जैसे छोटे वाले स्वर आते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, क्यों इनको दीर्घ स्वर कहा गया, दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। और इसी के साथ जो है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। और एक चीज इसी के साथ और हम लोग देखेंगे कि संयुक्त और जो है कि दीर्घ को एक साथ संधि स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको संधि स्वर, किस विद्वान ने जो है कि इनको संधि स्वर भी कहा है। ठीक है, तो और इसके बाद जो है कि मूलतः ये तो स्वर का वर्गीकरण हो गया। मूल रूप के बाद जो है कि हम इसको देखेंगे जीवा के आधार पर स्वर को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। फिर जो है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। प्रयत्न के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। मुखाकृति के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इन सभी वर्गीकरणों को जो है कि हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद
नंबर आता है फिर व्यंजन का। तो वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग व्यंजन देखेंगे कि 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इन 33 व्यंजनों की क्या विशेषता है, इन 33 व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजनों में 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 उष्ण व्यंजन होते हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इन्हीं तीनों को मिला करके 33 व्यंजनों की कल्पना की है। 33 व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म मिला करके 33 होते हैं। अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं, ऊष्म में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इनको और किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। और वर्गीय स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो इसमें से कौन कौन से कंठ होते हैं, कौन कौन से तालव्य होते हैं, कौन कौन से ओष्ठ होते हैं, कौन कौन से मूर्धा होते हैं, कौन कौन से दंत होते हैं, इन सारे व्यंजनों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और इन्हीं 25 स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं तो भी आप बताएंगे 25 होते हैं, ठीक है मित्रों। तो ये हुआ वर्णमाला, ठीक है। अभी तक जो है कि वर्णमाला हुआ, वर्णमाला में इतनी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। तो अल्पप्राण में हम लोग देखेंगे कि अल्पप्राण में कौन कौन से स्वर हैं या कौन कौन से व्यंजन हैं जिनको अल्पप्राण के अंतर्गत रखा जाता है। और इसी तरह से महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से स्वर हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं जिनको महाप्राण के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। इसी क्रम में जो है कि हमारा भी तो तीसरा टॉपिक होगा आघोष और सघोष। अल्पप्राण और महाप्राण के साथ ही जो है कि आघोष और सघोष को भी पढ़ना पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, टॉपिक है ये दोनों। बहुत ही छोटे हैं तो बहुत छोटे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से 2-4 प्रश्न हर परीक्षा में बन ही जाता है, ठीक है मित्रों। तो आघोष में हम देखेंगे कि आघोष किसे कहते हैं और सघोष क्या होता है और घोष क्या होता है। इसी के साथ इसको भी देख लेंगे, घोष क्या होता है, यानी सघोष कहिए या चाहे घोष कहिए, दोनों चीजें एक ही होती हैं। आघोष के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं, सघोष के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ठीक है मित्रों। इसके बाद इसी क्रम में हम लोग देखेंगे शब्द और शब्द के भेद। अब देखिए ये जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा, इसके बाद शब्द और शब्द के भेद। तो शब्द और शब्द के भेद ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझ लीजिए, ठीक है। एकदम जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है शब्द और शब्द के भेद, क्योंकि शब्द और शब्द के भेद आप जो है कि यदि पढ़ लिए तो समझिए सामान्य हिंदी, आधा सामान्य हिंदी आप पढ़ चुके, ठीक है। क्योंकि शब्द को हम देखेंगे कि मुख्य रूप से शब्द को जो है कि 2 भागों में विभाजित किया गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर सार्थक शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। इसी में जो है कि रचना के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, ठीक है। और तमाम जो है कि इसी में हम देखेंगे जो है कि रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द क्या होता है, इन सभी पे चर्चा होगी। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशी क्या होता है, एकार्थी क्या होता है, अनेकार्थी क्या होता है, समानार्थी क्या होता है, विपरीतार्थक क्या होता है। और इसके बाद इसी शब्द के ही अंतर्गत हम लोग जो है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि शब्द को आप पढ़ लीजिए, समझिए कि आधा सामान्य हिंदी आपका जो है कि खत्म हो गया मित्रों, ठीक है। तो ये हुआ। और इसी के बाद जो है कि अगला टॉपिक हमारा होगा संज्ञा। तो संज्ञा तो शब्द के अंतर्गत आएगा ही, लेकिन फिर से जो है कि चूंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हाँ बड़े चैप्टर हैं, तो इनको जो है कि फिर से हम यहाँ तो सिर्फ जो है कि शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का सामान्य परिचय होगा। फिर जो है कि अगला बिंदु, अगला टॉपिक हमारा होगा संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, ठीक है। संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं समधन ज्ञा, यानी जिसके माध्यम से सब कुछ जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी नाम को ही जो है कि व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम है, हाँ, तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। यानी चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान, किसी चीज का नाम हो तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब उसकी विभिन्न कोटियां हैं जो है कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। तो इसको जो है कि हम संज्ञा के अंतर्गत हम लोग इसका वर्गीकरण बखूबी बढ़िया अच्छे ढंग से जो है कि इसका वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कि किस संज्ञा की क्या विशेषता है, हाँ, क्यों जो है कि इसको जातिवाचक कहा जाता है, या जातिवाचक के अंतर्गत कौन कौन सी संज्ञाएं आती है, कौन कौन सी चीजें जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे कहा दिया जाए, हाँ, पूछ लिया जाए नदी किस प्रकार की संज्ञा है, तो नदी जो है कि मित्रों जो है कि किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। वहां बताया जाए कि क्यों जो है कि नदी जातिवाचक संज्ञा है और गंगा क्यों जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है।
वहाँ इसकी व्याख्या की जाएगी। जबकि गंगा जो है, हाँ नदी का ही नाम है, लेकिन नदी कहा जाएगा तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी, बट गंगा कहा जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्यों कहा जाएगा, इसको हम लोग टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वनाम क्या होता है, जैसा कि सर्वनाम के विषय में हम लोग जानते हैं, सर्वनाम यानी सर्व यानी सभी नामों के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब जो है सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं मित्रों, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम कुल कितने होते हैं, तो सर्वनामों की संख्या जो है कि कुल 11 बताई गई है। सर्वनाम पूछा जाए कितने होते हैं, 11 होते हैं। और यदि सर्वनाम के भेद पूछा जाए तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग जो है कि सर्वनाम कुल कितने हैं, 11 हैं। कौन कौन से सर्वनाम हैं, इन 11 सर्वनामों को देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद सर्वनाम के भेदों को देखेंगे कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इन सारे सर्वनामों के विषय में हम लोग देखेंगे। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, 6 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, इन 6 सर्वनामों की विशेषता क्या है, इन सभी के विषय में चर्चा होगी। ठीक है, इसके बाद मित्रों जो है कि विशेषण पे आते हैं। ठीक है, विशेषण कौन कौन से होते हैं, विशेषण किसे कहा जाता है। विशेषण का मतलब क्या होता है, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण में हम देखेंगे हम लोग कि विशेषण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि जानते हैं कि विशेषण को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि अभी यहाँ से जो है कि टीईटी की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, विशेषण से। तो विशेषण में हम लोग देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जैसे कि इसके 4 भागों में इसको बांटा गया है। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। दूसरा है सार्वनामिक, तीसरा है संख्यावाचक, संख्यावाचक। चौथा है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, तो विशेषण हम लोग पढ़ेंगे तो विशेषण के अंतर्गत देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, और गुणवाचक विशेषण में कौन कौन सी चीजें आती हैं जो गुणवाचक के विशेषण के अंतर्गत आती हैं। दूसरा जो है कि सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहा जाता है। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है कि परिमाणवाचक विशेषण देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है और परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक होगा, अगला बिंदु हमारा होगा, अगला पॉइंट होगा क्रिया। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है क्रिया। क्रिया को हम लोग देखेंगे, क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहा जाता है। यानी हाँ, किसी वाक्य में जो है कि जो जिसके कर्ता जो है कि जो काम करता है, कोई कर्ता किसी वाक्य के अंतर्गत कोई कर्ता जिस काम को करता है, यानी जो शब्द काम को सूचित करता है उसी को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। जैसे कहा जाए कि राम खाना खाता है, इसमें पूछ लिया जाए कि क्रिया क्या है, खाना खाना, यानी खाना खाना ही क्या है, क्रिया है। जैसे पूछ लिया जाए कि बिल्ली तेज दौड़ती है तो इसमें क्रिया क्या है, तो दौड़ना ही क्रिया है। यानी संज्ञा हमारी क्या हो गई, बिल्ली संज्ञा हो गई। ठीक है, क्या काम कर रही बिल्ली, दौड़ने का काम कर रही है। तो क्रिया के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि क्रिया किसे कहा जाता है, क्रिया की विशेषता क्या है, क्रिया को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्या होता है क्रिया के अंतर्गत, सारी चीजें जो है कि हम लोग क्रिया के अंतर्गत देखेंगे। इसके बाद अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है हम लोग देखेंगे। अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज देख लीजिए। अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय मतलब जिसका व्यय ना किया जा सके। अव्यय मतलब जिसका व्यय ना किया जा सके, यानी वे शब्द जिसमें जो है कि लिंग वचन कारक आदि के आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन ना किया जा सके उसी को क्या कहते हैं, अव्यय। अव्यय को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो मुख्यतः अव्यय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अव्यय के वो 4 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय है और परिमाण बोधक अव्यय है। तो इस तरह से जो है कि अव्यय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो अव्यय को हम लोग देखेंगे, अव्यय किसे कहते हैं, इनके 4 भाग हैं। तो इन 4 भागों की क्या विशेषता है, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी अव्यय के अंतर्गत। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है तत्सम और तद्भव। ठीक है, हालांकि ये शब्द के अंतर्गत भी आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तत्सम और तद्भव में विस्तार से चर्चा होगी कि तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम का मतलब क्या होता है, तत् यानी उसके समाने समान, यानी किसके समान, यानी संस्कृत के समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हूबहू जो है कि हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं उनको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम और तद्भव की आप लोगों को एक बहुत बड़ी सूची मिलेगी, ठीक है, और उस सूची से एक भी प्रश्न जो है कि किसी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। जितने महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव है उसकी सूची
जो है कि आप लोगों को दी जाएगी, उसके विषय में बताया जाएगा। कौन कौन से तत्सम है, कौन कौन से तद्भव हैं, कौन कौन से ऐसे तत्सम है जो देखने में तो लगते हैं तत्सम है लेकिन होते हैं तद्भव, कुछ देखने में लगते हैं तद्भव है लेकिन होते हैं तत्सम, ठीक है। और हाँ, इसके बाद जो है कि तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। फिर इसके बाद आप लोगों को मिलेगा इसी के अंतर्गत मिलेगा देशज और विदेशी भी। ये देशज शब्द क्या होते हैं, ठीक है, यानी वे शब्द, देशज क्या होता है, यानी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना चले, हाँ, कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। यानी आम बोलचाल की भाषा से बने हुए शब्दों को देशज कहते हैं। कौन कौन से शब्द देशज शब्द होते हैं, इनके विषय में चर्चा होगी। विदेशी शब्द क्या होते हैं, जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, हाँ, ये सब जो है कि क्या होते हैं, विदेशी शब्द। कैसे जो है कि विदेशी शब्द जो है कि हमारी भाषाओं में आ गए, क्यों जो है कि विदेशी शब्दों को अपनी भाषाओं में शामिल कर लिया गया, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी देशज और विदेशी में। इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा विलोम और पर्यायवाची शब्द। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये भी। विलोम और पर्यायवाची है तो बहुत ही सरल, हाँ, लेकिन इसकी एक लंबी लिस्ट होती है जिसपे रिवीजन करना पड़ता है, जो रिवीजन हम आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि विलोम क्या होता है, विलोम किसे कहते हैं, विलोम शब्द क्यों इसे विलोम कहा गया, हाँ, और विलोम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उन शब्दों पे आपका रिवीजन करवाया जाएगा। और पर्यायवाची तो आप लोग जानते ही हैं कि यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। पर्यायवाची और विलोम से कोई परीक्षा अछूती नहीं रहती है, 2-4 प्रश्न यहाँ से पूछ ही लिया जाता है। अभी कल की टेट परीक्षा में जो है कि विलोम और पर्यायवाची से कई शब्द आए थे और सेम एकदम वही प्रश्न आए थे जो पढ़ाया गया था, जो हम जो है अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे। हालांकि आप ऑनलाइन तो नहीं ले रहे थे, लेकिन ऑफलाइन क्लास में हमारी क्लास में पढ़ाए गए प्रश्नों से एक भी पर्यायवाची और विलोम जो है कि बाहर नहीं गया था मित्रों, ठीक है। तो पर्यायवाची हम देखें क्या होता है, ठीक है, विलोम क्या होता है, पर्यायवाची में कौन कौन से शब्द हैं जो अति महत्वपूर्ण शब्द हैं, हाँ, जैसे गंगा का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है, हाँ, समुद्र का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है, हाँ, दुर्गा का पर्यायवाची है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है, पार्वती का पर्यायवाची है। इन पर्यायवाचियों पर जो है कि आप लोगों का रिवीजन अच्छा करवाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, कल की भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, यानी एक वाक्य दिया जाता है उसके लिए एक शब्द पूछा जाता है, इस पे जो है कि चर्चा होगी, इसका रिवीजन करवाया जाएगा। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। समश्रुति भिन्नार्थक का मतलब क्या होता है कि सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है। समश्रुति भिन्नार्थक यानी सुनने में एक जैसा लगे लेकिन फिर भी उसमें उसके अर्थ में भिन्नता होती है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है मित्रों, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। इसके बाद इसी में जो है कि अगला पॉइंट होगा हमारा जो है कि वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, यहाँ से भी कोई परीक्षा छूती नहीं रहती है, एक प्रश्न यहाँ से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है। और वाक्य शुद्धि में बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होता है वाक्यों पर, हाँ, कि कहाँ पर जो है कि कामा लगाना है, कहाँ पर अल्प विराम लगाना है, कहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो है कि इसमें दिखाया जाएगा। वाक्य शुद्धि के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों पर जो है कि चर्चा की जाएगी। हर बिंदु पर वाक्य शुद्धि के हर बिंदु पर चर्चा की जाएगी कि लिंग के अनुसार कर्ता होता है, कहाँ क्रिया के अनुसार कर्ता होता है, कहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। इन सारी चीज़ों पर जो है कि यहाँ पर चर्चा होगी, ठीक है। तो अगला बिंदु होगा, अगला पॉइंट हमारा होगा वर्तनी शुद्धि। तो जैसे आपकी वाक्य शुद्धि है उसी तरह से अगला पॉइंट है वर्तनी शुद्धि। और वर्तनी शुद्धि से भी मित्रों जो है कि 1-2 प्रश्न आना ही आना है, और कल की भी परीक्षा में जो है कि 2 प्रश्न आए थे वर्तनी शुद्धि से और बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोनों। जो है कि अभी जो है कि हम अपनी टीजीटी पीएचटी की जब आप ऑनलाइन क्लास शुरू किए थे तो पहली क्लास में जो है कि 5-10 जो है कि हम सामान्य हिंदी से भी प्रश्न लिए थे। उसमें जो है कि पहला ही प्रश्न हम लिए थे जो कल पूछा गया था, कल की परीक्षा में जो वर्तनी शुद्धि पूछी गई थी, चाहे तो हमारा वीडियो सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा। पहला ही प्रश्न हम जो है कि लिए थे, पहले ही प्रश्न पर जो है कि रिवीजन करवाए थे और पहली क्लास का पहला प्रश्न ही कल टेट की परीक्षा में पूछा गया था वर्तनी शुद्धि में, ठीक है। तो आगे जो है कि लिंग और वचन के विषय में पढ़ेंगे कि लिंग कितने होते हैं, हिंदी में कितने लिंग हैं, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, वचन कितने होते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, दोनों चीजों पर यहाँ पर चर्चा होगी। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कारक, ठीक है। कारक क्या होता है इसके विषय में बताया जाएगा, ठीक है। और कारक कितने होते हैं, हाँ, इन कारकों के 6 कारक होते हैं। 6 कारकों के संदर्भ में जो है कि हाँ, जितने कारक होते हैं सभी कारकों के संदर्भ में यहाँ पर जो है कि चर्चा होगी। और कारक की क्या विशेषता है, कारक किसे कहा जाता है, इन सभी बिंदुओं पर यहाँ चर्चा होगी। हाँ छोड़ी। इसके बाद जो है कि समास, ये 8 होते हैं, ठीक है।
कारक 8 होते हैं, समास जो है कि 6 होते हैं। तो 6 में जो है कि कारकों पे जो है कि समास भी जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपका। तो सभी जो है कि समासों पर चर्चा होगी कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, ठीक है, सॉरी, कौन कौन से समास होते हैं, इन समासों की क्या विशेषता है, हाँ किस तरह से इनको जो है कि वर्गीकृत किया गया है, इनको विभाजित किया गया है, इन समासों पर जो है कि चर्चा होगी और कारकों पर भी चर्चा होगी। इसके बाद एक बहुत छोटा सा पार्ट आता है मित्रों जो है कि विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का पार्ट जो है 19वां पार्ट आपका है तो बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि अब इसमें दिखाना होता है कि जैसे कोई वाक्य दे दिया गया है, कहाँ पर अल्प विराम लगेगा, ठीक है, कहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस तरह से जो है कि विराम चिन्हों में तमाम तरह के विराम चिन्ह आते हैं। कहाँ पर हंस पद क्या होता है, क्यों हंस पद लगाया जाता है, क्यों क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, क्यों पूर्ण विराम लगाया जाता है, क्यों अल्प विराम लगाया जाता है। तो इन विराम चिन्हों पर चर्चा होगी और इनके विषय में जो है कि बढ़िया अच्छे ढंग से जो है कि बताया जाएगा, ठीक है। आगे जो है कि मुहावरा एवं लोकोक्ति, ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, मुहावरा और लोकोक्ति। मुहावरा और लोकोक्ति छोटा सा तो नहीं है तो बहुत सामान्य, लेकिन है बहुत बड़ा, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो इस पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत थोड़ी सी करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो है कि इस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। यदि अच्छी प्रैक्टिस हम ना कर पाए तो जो है कि यहाँ से भी प्रश्न गलत हो जाता है। जबकि सामान्य हिंदी से यदि मुहावरा और लोकोक्ति से प्रश्न पूछा गया है तो यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ परीक्षा देने के पहले आप जो है कि जाते समय जो हम नोट्स देंगे या जो है कि जो हम क्लास देंगे उस पर एक बार दो बार सिर्फ आप जो है कि मुहावरा और लोकोक्ति पे रिवीजन कर लेंगे तो निश्चित रूप से मुहावरा और लोकोक्ति से कोई प्रश्न नहीं गलत होगा। और यदि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं और उसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न आ रहा है मित्रों और मुहावरा और लोकोक्ति से प्रश्न आ गया तो समझिए कि निश्चित रूप से मुहावरा और लोकोक्ति का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सरल कोई चीज हो ही नहीं सकती है। लोकोक्ति का मतलब एक कहावत होती है, यानी ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं जो परंपरागत तरीके से कहीं न कहीं आप अपने जीवन में बोलते रहते हैं, कहावत के रूप में उसका उपयोग करते रहते हैं। तो यदि कहावत ही आपका गलत हो जाएगा तो किस प्रश्न को आप बचा पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है कि मुहावरा और लोकोक्ति बहुत ही सरल पार्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है। इसमें जो है कि प्रैक्टिस की जरूरत करती है। जो काम हम करेंगे आप लोगों को सिर्फ क्लास देखना है, ठीक है। ये हो गया महत्वपूर्ण 20 बिंदु हो गए मित्रों, ठीक है। 20 बिंदु हो गए जो है कि सामान्य हिंदी से। इसके अलावा भी कुछ चीजें और बचती हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए कि इसके अलावा क्या क्या बचता है, जिसको जो है कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोगों को देखना है, हम लोगों को पढ़ना है। क्योंकि सामान्य हिंदी यदि पढ़ रहे हैं तो सामान्य हिंदी से जो है कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यानी यहाँ आपको जो है कि पूरा बताए ना कि 0 से लेकर शिखर तक की सामान्य हिंदी मिलेगी। 0 से लेकर एकदम जो है कि लास्ट तक A to Z जो है कि कोई भी सामान्य हिंदी का एक भी पार्ट छूटने नहीं पाएगा। और सिर्फ जो है कि आप लोग एक बार सामान्य हिंदी की क्लास देख लेंगे तो फिर जो है कि दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्रों, ठीक है। तो देखते हैं कि 21 पॉइंट हम लोग बताए, 21 टॉपिक बताए कि 20 टॉपिक बताए कि 20 के बाद जो है कि अगला टॉपिक क्या होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो अभी बचे हुए हैं, ठीक है। अगला हमारा 21वां टॉपिक होगा रस, ठीक है। रस के विषय में देखेंगे, रस क्या होता है, ठीक है। रस क्या होता है, रस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं, रस के जन्मदाता कौन है, या रस की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ठीक है। कौन इसके जनक माने जाते हैं, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, कुल रस कितने होते हैं, ठीक है। और किस रस की क्या विशेषता है, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी, ठीक है। इसके बाद जो है कि 22वां टॉपिक होगा हमारा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, छंद। छंद तो आप लोग जानते ही हैं कि पूरे सामान्य हिंदी में यदि सबसे टफ, सबसे कठिन टॉपिक कोई होता है तो छंद होता है। लेकिन हम छंद की क्लास जब अपने YouTube चैनल पे डालेंगे तो छंद की क्लास आप लोग हमारी जरूर देखिएगा, क्योंकि छंद लोगों की दृष्टि से जो है कि मानना है कि होता भी है। छंद जो है कि सामान्य हिंदी में सबसे कठिन टॉपिक होता है, लेकिन हम इसको इतना सरल बना दिए हैं, इतना सरल बना दिए हैं कि सिर्फ आप लोग 2 बार हमारी छंद की वीडियो देख लेंगे, फिर जो है कि छंद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो है कि कभी आपका छंद गलत ही नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से फार्मूला बद्ध हम कर दिए हैं छंद को, ठीक है। तो छंद की क्लास तो निश्चित रूप से आप लोग हमारी देखिएगा, जो हिंदी का जो है कि सबसे कठिन पार्ट माना जाता है, ठीक है। इस छंद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, वर्णिक छंद, ठीक है, वर्णिक और मात्रिक।
और वर्णिक और मात्रिक को हम इस तरह से फार्मूला बद्ध कर दिए हैं छंद को कि खाली 2 बार आप जो है कि हमारी छंद की वीडियो को देख लीजिए, फिर कभी जो है कि छंद पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मित्रों। ठीक है, हाँ तो आगे चलते हैं, अलंकार पे आते हैं। अगला 23वां पार्ट है हमारा अलंकार। अलंकार है, अलंकार तो आप लोग जानते ही हैं, सामान्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है भी है। अलंकार कितने होते हैं, अलंकारों के कितने भागों में बांटा गया है, अलंकार का जन्मदाता किसे माना जाता है, ठीक है, हाँ अलंकार के प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है, इन सभी चीजों पर जो है कि चर्चा होगी। ठीक है, तो अलंकार में हम लोग देखेंगे कि शब्दालंकार क्या होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार क्या होता है, उभयालंकार क्या होता है। ठीक है मित्रों, उभयालंकार क्या होता है, शब्दा, अर्था और उभया, इन तीनों पार्टों पर जो है कि यहाँ से चर्चा करेंगे हम। इसके बाद जो है कि मित्रों अलंकार के बाद हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं 24वां पार्ट हम पढ़ेंगे। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा में हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हाँ कहाँ से हिंदी भाषा का विकास हुआ, और हिंदी भाषा में जो है कि अन्य भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, अन्य भारतीय भाषाओं में देखेंगे कौन कौन सी भारतीय भाषाएं हैं जो हिंदी भाषा के अंतर्गत रखी जाती हैं, यानी इसके अंतर्गत हम लोग भाषा और बोली पर चर्चा करेंगे। ठीक है, भाषा और बोली पर चर्चा करेंगे कि भाषाएं कौन कौन सी हैं, कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ, कैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, कैसे जो है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को देखेंगे 3 भागों में विभाजित किया गया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली प्राकृत अपभ्रंश आती है, उसी में थोड़ा सा 100 साल का समय आता है जो अवहट्ट आती है। फिर अवहट्ट के बाद किस तरह से जो है कि हिंदी का विकास हुआ, और हिंदी भाषा में जो है कि कौन कौन सी बोलियां आती हैं, कौन कौन से अपभ्रंश आते हैं, किस अपभ्रंश की क्या विशेषता है, किस बोली की क्या विशेषता है, कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा होगी। ठीक है, और इसी के अंतर्गत थोड़ा सा जो है कि अनुच्छेद पर चर्चा होगी। ठीक है, जो 9 अनुच्छेद हैं जो हिंदी से संबंधित है, हिंदी भाषा से संबंधित है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, उन 9 अनुच्छेदों पर भी यहीं पर चर्चा होगी मित्रों। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक हमारा होगा 25वां टॉपिक होगा प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं रचनाकार। प्रसिद्ध कवि, लेखक और रचनाकार, तो जैसा कि सामान्य हिंदी के पेपर में जो है कि हर परीक्षा में कुछ रचनाकार या उनकी रचनाओं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से भी चर्चा होगी, इस पर भी जो है कि बताया जाएगा कि जो महत्वपूर्ण हिंदी के रचनाकार हैं, जो महत्वपूर्ण हिंदी के कवि हैं, जो महत्वपूर्ण हिंदी के लेखक हैं, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन पे चर्चा होगी। यानी एक भी प्रश्न सामान्य हिंदी से छूटना नहीं पाएगा, और एक भी बिंदु, एक भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला 26वां पार्ट हम क्या लेते हैं। 26वां हमारा सामान्य हिंदी का टॉपिक क्या होगा, देख लीजिएगा। 26वां टॉपिक होगा प्रमुख उपाधियां एवं उपनाम। 26वां टॉपिक होगा प्रमुख उपाधियां या उपनाम। ठीक है, यानी कुछ रचनाकार हैं हमारी हिंदी में, ठीक है, जिनको जो है कि विभिन्न प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया गया है, और कुछ लोगों को जो है कि उनके उपनामों से जाना जाता है। तो इनकी उपाधियों के विषय में हम देखेंगे किसको कौन सी उपाधि मिली है, किसको किस उपनाम से जाना जाता है, यहाँ से भी कभी कभी एक आध प्रश्न रख दिया जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हम लेंगे सामान्य हिंदी में 27वां टॉपिक होगा हमारा। 27वां में होगा प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं। प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं। ठीक है मित्रों, प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं। तो प्रमुख पत्र और पत्रिकाओं में हम लोग देखेंगे कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से, संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा है, हिंदी क्षेत्र से निकलने वाला पहला
हिंदी का समाचार पत्र कौन सा है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। और हिंदी के इसके अलावा कौन और प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, उन सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं पर चर्चा होगी। यहाँ से भी एक आध प्रश्न रख दिया जाता है, ठीक है। तो प्रमुख पत्र पत्रिकाओं पर भी विचार किया जाएगा। अगला टॉपिक होगा हमारा 28वां हिंदी भाषा में पुरस्कार एवं सम्मान। 28वां होगा हिंदी भाषा में पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा में पुरस्कार और सम्मान कि कौन कौन से पुरस्कार हैं, कौन कौन से सम्मान है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, हिंदी साहित्य अकादमी है, व्यास सम्मान है, मुक्तिबोध पुरस्कार है। तो जितने भी जैसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है, जितने भी पुरस्कार हैं उन सभी पुरस्कारों की मित्रों यहाँ पर चर्चा होगी। सारे पुरस्कार बताया जाएगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, कब दिया गया, ज्ञानपीठ की शुरुआत कब से हुई, व्यास की शुरुआत कब से हुई, पहला व्यास सम्मान किसको दिया गया, साहित्य अकादमी पहला किसको दिया गया, 2020 का साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ व्यास सम्मान किसको दिया गया, ये भी बताया जाएगा। यानी शुरू से लेकर अंत तक जितने पुरस्कार सम्मान हैं सभी पुरस्कार और सम्मान पे चर्चा होगी। और इसके बाद अगला पॉइंट हमारा बनेगा, अगला टॉपिक बनेगा काल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण 29 टॉपिक हो गए काल, ठीक है। तो काल तो हालांकि कुछ परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे यूपीएसआई की परीक्षा है विशेष करके उसी में काल पूछा जाता है। लेकिन काल यानी समय यानी टेंस, हिंदी में कौन कौन से काल होते हैं, इन कालों की क्या विशेषता है, किस काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इन सारी चीज़ों पर जो है कि चर्चा होगी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो है हम लोगों ने देखा 29 टॉपिक पढ़ा, और अभी इस 29 के अंतर्गत जो है कि इसका सब विभाजन होगा। समझिए कि पूरा सामान्य हिंदी शून्य से लेकर के शिखर तक एकदम जो है कि आपको मिलेगी, ठीक है। कहीं से भी एक भी टॉपिक सामान्य हिंदी का छूटेगा नहीं, बट जो है कि आप लोगों का काम होगा सिर्फ जो है कि वीडियो को देखते जाना। और ये आज जो है कि हमारा सामान्य हिंदी पर जो है कि इंट्रोडक्शन वीडियो रहा, सिर्फ जो है कि सिर्फ इसमें बताया गया कि कौन कौन से टॉपिक है सामान्य हिंदी के जिनको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है मित्रों। इसके बाद कल से आप लोगों को सामान्य हिंदी की शुरुआत मिलेगी, सामान्य हिंदी पर वीडियो मिलेगी। कल से जो है कि वर्णमाला की शुरुआत होगी और कल से रेगुलर आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी सामान्य हिंदी पर। और पर डे जो है कि आप लोग एक वीडियो देखते जाइए, फिर जो है कि कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं होगी और फिर से ना सामान्य हिंदी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।